Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, and I'm sure that all the students are facing lockdown problem nowadays, but they have serious concern about their studies. So today I'm talking about research. स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि they must have pen and paper with them so that they can pen down important notes. वैसे इसके बाद मैं आपको एक अपनी जो स्लाइड्स वाला है एक फ़ाइल वो भी भेजने की कोशिश करूँगा। तो रिसर्च जो है वो क्या होती है, कोई छुपी हुई चीज़ को सामने लेके आना, इसको रिसर्च कहते हैं। टू एक्सप्लोर न्यू नॉलेज। नई चीज़ें जो हैं, एक तो वो होती हैं जो ज़िंदगी में आनी होती हैं, जिसका पता ना हो वो इंसान के लिए नई होती है। और जो बहुत पुरानी चीज़ होती है, उसके बारे में चूँकि हमें इल्म नहीं होता तो हमें पता चलता है, माइथोलॉजी है, सिविलाइजेशंस हैं, तो हमारे लिए वो भी चीज़ नई होती है। तो इस लिहाज से डिग आउट करना, फैक्ट्स को सामने लेके आना, ये रिसर्च होती है। एकेडमिक चीज़ में हैसियत में होता है टू एक्सप्लोर न्यू नॉलेज विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। यानी किसी भी चीज़ को या फैक्ट्स को, सच्चाई को सामने लेके आना, और उसमें अपनी हेल्प की क्या ज़रूरत है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की हेल्प से अगर हम फैक्ट्स को, ट्रूथ को सामने, हकीकत को लेके आते हैं, तो इसको हम रिसर्च कहते हैं। अब सोर्सेज दो तरह के हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज हैं और दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज में डॉक्यूमेंट्स अमूमन होते हैं, उसमें सर्वे होता है, साइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइल्स, ओरिजिनल फाइल्स होती हैं, विल होती हैं, जो नॉन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें। और जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उसमें बुक्स होती हैं, मैगज़ीन, आर्टिकल्स, थीसिस, न्यूज़पेपर्स, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। लिटरेचर में यू मेनली रिलाई ऑन सेकेंडरी सोर्सेज के, जिसमें पोइट्री होती, फिक्शन, ड्रामा, नॉवल और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। तो ये जितनी भी लिटरेचर में जो सोर्सेज होते हैं, मेनली स्टूडेंट्स आर सपोज टू यूटिलाइज सेकेंडरी सोर्सेज। हाँ, जब अगर किसी आप पर्सनैलिटी के ऊपर, यानी ऑथर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका जो बायोग्राफिक कंपोनेंट है, उसके लिहाज से यू कैन हैव हेल्प ऑफ प्राइमरी सोर्सेज एज वेल। लेकिन मेनली you are supposed to take help of secondary sources। तो इस लिहाज से जो रिसर्च को अगर हम देखें कि नए नॉलेज को सामने लेके आना, तो उसमें पाकिस्तान में उमूमन किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, इसको रिसर्च का नाम दिया जाता है। कि आप चंद एक अगर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जस्ट यू विल collect few sources, books from the library और वेबसाइट्स, तो उसमें से इंफॉर्मेशन लेके तो आप उसको रीऑर्गेनाइज कर देंगे, तो इसको हम रिसर्च कहते हैं। अब ये रिसर्च होती नहीं है, क्योंकि रिसर्च का मतलब होता है कि नया नॉलेज जो है, टू एक्सप्लोर सम न्यू नॉलेज और एस्पेक्ट ऑफ न्यू नॉलेज। तो उसमें जब भी आप किसी चीज़ को कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन में देंगे कि दिस वुड बी योर कंक्लूजन, it means you are claiming to have uh, your own knowledge, कि you are adding something new to the existing knowledge। तो वो किसी न किसी किताब में ज़रूर पहले ही दर्ज होता है। तो वो न्यू नॉलेज तो ना हुआ ना, जब पहले किसी राइटर ने उसको मेंशन किया है, तो कंक्लूजन में आप भी उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो ये न्यू नॉलेज नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में
ओरिजिनल रिसर्च में हम बहुत पीछे हैं। तो इस लिहाज से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को ही करके रिसर्च सामने ले आता है, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल होती है, क्योंकि एटलीस्ट जो एक बेस का काम जो है इन्होंने कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, इनोवेटिव नेचर के होते हैं, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बाद उसके ऊपर सोचते हैं और उसकी कोई ना कोई नई डायरेक्शन निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले जितनी भी क्रिटिक है उसके ऊपर आई है और उसमें इफ़ यू ऐड जस्ट वन सेंटेंस, सो दैट वुड बी अ न्यू नॉलेज। कि आप अपने लिहाज से देख के अपनी क्रिएटिविटी की पावर के ज़रिए, स्ट्रेंथ के ज़रिए उसको प्रूव कर देते हैं कि ये जो जितने भी राइटर्स हैं पहले, जितने भी क्रिटिक आई है, उसमें इन्होंने यहाँ तक महदूद रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक इसमें एक ये भी है कि इनकी ये राइटिंग्स में एक ये एस्पेक्ट भी है। तो आपने चूँकि एक नया सेंटेंस, एक नया उसमें इज़ाफ़ा कर दिया है, तो इस लिहाज से ये एक प्योर रिसर्च होगी। एक जो एक ट्रू रिसर्च की एक स्पिरिट होती है, तो उसको आप कैटर करेंगे, तो ये आपके लिए असल रिसर्च होगी। तो इस लिहाज से न्यू फाइंडिंग्स जो हैं, न्यू नॉलेज जो है, उसको सामने लेके आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी लिहाज से इसी को ही हम रिसर्च कहते हैं। अब रिसर्च का जैसे हमने कहा कि भी टू क्रिएट अ न्यू नॉलेज, उसमें ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिसर्च? तो रिसर्च का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें एडिशन करना। जैसे हमने पहले बात की कि अगर आपने एक सेंटेंस भी ऐड कर दिया अपने कंक्लूजन में, फाइंडिंग में, तो आपने रिसर्च का हक अदा कर दिया। और अगर आपने जस्ट डेटे को रीऑर्गेनाइज किया है, तो वो आपने एक बेस फ्राहम कर दी है कि जो कमिंग जो रिसर्चर्स हैं, दे कैन conceive a lot from them and they can suggest some new aspects of the knowledge. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो अगर हिस्ट्री में देखें, तो हिस्ट्री में ये होता है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। इसका मेन, वैसे तो बहुत ज़्यादा उसकी किस्में होती हैं। डिस्क्रिप्टिव में वही चीज़ होती है कि आपने जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ आपको मिला है, आप उसको रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज करके तो आपने कोई चीज़ आपको सामने तैयार करके दे दी है। तो इस तरह जो है वो डिस्क्रिप्टिव में और एनालिटिकल में ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव में आप जस्ट डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन जो एनालिटिकल है उसमें अपनी राय देते हैं। अगर हम इस्लामिक नॉलेज में जाएं, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में हम देखते हैं तफसीर बिल मासूर है, और दूसरा एनालिटिकल में तफसीर बिल राय है। तफसीर बिल मासूर है कि आप कुरान की तशरीह अक़वाल सहाबा से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, और ताबईन और तबा ताबईन उनके अक़वाल से किसी तशरीह करें, तफसीर करें, तो उसको हम तफसीर बिल मासूर कहते हैं। और जब मुफस्सिर अपनी राय को भी शामिल करे, आज भी कोई अगर कुरान मजीद की तफसीर करता है तो उसमें अपनी राय को शामिल करता है, तो उसको हम तफसीर बिल राय कहेंगे। अब जो राय जिसमें शामिल की जाती है, वो हमेशा चीज़ बायस्ड होती है। हमेशा इस चीज़ को जो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल को थोड़ा-सा मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि जैसे कमेंट्री हो रही है किसी मैच की, और वो हॉकी का मैच एक है, तो वो, या क्रिकेट का कर लें क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है, नौजवान समझते हैं उसको, कि एक कमेंटेटर कह रहा है कि वो अपने बॉलिंग के निशान पे गए, वहाँ से मुड़े और वो भागना शुरू किया। वो अ, निशान पे आए, उन्होंने गेंद फेंकी और ऑफ स्टंप पे बॉल थी, उन्होंने बल्ला घुमा दिया और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट। अब ये जो पहला हिस्सा है उसका, वो जो देख रहा है वही कर रहा है, उसमें कोई एडिशन वो नहीं कर रहा। तो इसको डिस्क्रिप्टिव कहेंगे कि वो कह रहा है कि वो अपने निशान से मुड़े, भाग के आ रहे हैं, अंपायर के पास से गुजरे, बॉल की उन्होंने बॉल से आगे घुमा दिया, बाहर चली गई, चौका। यहाँ तक वो सारा डिस्क्रिप्टिव है।
आगे वो कहता है बहुत ही खूबसूरत शार्ट, ये उसकी अपनी ओपिनियन है, और ओपिनियन इज ऑलवेज बाइस्ड, और जो बाइस्ड चीज़ होती है दैट कैन बी चैलेंज्ड एट एनी टाइम। फॉर एग्जांपल, मुमकिन है सारे लोग उसको अच्छी शार्ट ना कह दें, वो कहें जी ऐसे जी तुक्के से इसने घुमा दिया, तो वो उधर कोई बंदा नहीं खड़ा था, फलां है ये वो, तो उसके साथ वो इख्तलाफ कर सकते हैं। तो रिसर्च में याद रखें कि जो हिस्ट्री में होता है वो डिस्क्रिप्टिव को, वहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं हिस्ट्री में। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च मेथड है वही इस्तेमाल होना चाहिए, यानी एक हिस्टोरियन का काम राय देना नहीं है। जो कॉज एंड इफ़ेक्ट हम कहते हैं ना, कि कोई वाक़या होता है तो उसकी कॉजेज़ भी होती हैं, और हमेशा जो उसका वाक़या होता है उसके इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है वो लाज़मी है। लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि हिस्टोरियन का काम है कि ऑर्गेनाइज कर देना डेटे को, और जो भी सोर्सेस से मिले सिर्फ उसी से, यानी वो ये कहते हैं कि एविडेंस के बगैर हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती। नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री। सो डॉक्यूमेंट आर बेसिक रिक्वायरमेंट टू राइट हिस्ट्री। अपने पास से आप कोई जर्नलिस्टिक आर्टिकल तो लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल कोई टॉपिक को आप डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं लिख सकते। लेकिन उस उनका ये मतलब ये होता है कि आप अपनी कोई राय नहीं देंगे। वो जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, जो रिसर्च आपने की है, वो पॉलिटिकल साइंस वालों के पास जाएगी। पॉलिटिकल साइंस इज़ अ लेबोरेटरी ऑफ हिस्ट्री। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोवाइडेड डेटा बाय अ हिस्टोरियन विल कंक्लूड सम थेरीज। वो उसकी बुनियाद के ऊपर कोई थेरीज बनाएंगे, कोई आइडियाज़। ये जो कहते हैं कि मेरे आइडियाज़ ये हैं, आइडिया, नज़रिया, थेरीज़, इसको आम लोग वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, मेरा नज़रिया ये है मेरा। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। ये बाकायदा टेस्ट होते हैं, कोई भी नज़रिया, कोई भी बात, बहुत तजर्बात के बाद, और उसके बाद जब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अ मेजर ग्रुप ऑफ द पीपल एक्सेप्ट इट एज अ आइडियालॉजी और आइडिया, दैट वुड बी कॉल्ड, दैट वुड बिकम अ थेरी। तो ये इसका एक वैसा बाकायदा प्रोसेस होता है। जो जैसे सोशल साइंसेज जो हैं, वो उनकी जो लेबॉर्ट्री, साइंस की लेबॉर्ट्री एक लैब होती है, तो जो सोशल साइंसेज की लेबॉर्ट्री सोसाइटी होती है। और जब वो सोसाइटीज़ में एक बाकायदा एक्सेप्टेड फिनोमेनन हो जाता है, तो दैट दैट बिकम्स थेरी। तो इस तरह जो है ये एक तकसीम है। तो उसमें ये एक है कि जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें जब राय शामिल करते हैं तो वो फिर बायस्ड हो जाती है। अब ओपिनियन हमेशा बायस्ड होती है, क्योंकि आ, कोई भी ये शख्स कहे कि मैं गैर जानबदार हूँ, मैं इम्पार्शल हूँ, दिस इज़ रॉन्ग। दुनिया में कोई इंसान गैर जानबदार नहीं हो सकता। तो रिसर्च में ये कहा जाता है कि जो बाइसेस हैं दैट कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिसर्च। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बाइसेस को। ये इसको सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं कि जिसमें इम्पार्शियलिटी हो, उसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं। और सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं जिसमें उसने अपनी राय वगैरह को शामिल किया हो और उसको अहमियत दी हो। तो जो इम्पार्शियलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, माई अंडरस्टैंडिंग, कि जो सब्जेक्टिविटी होती है ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, क्योंकि इससे रिसर्च का या एकेडमिक डिस्कशन का या नैरेटिव्स का आगाज़ होता है। जब बंदा कोई ओपिनियन नहीं देगा तो उससे बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। लिहाजा उसने बेशक गलत बात की है, लेकिन उसको काउंटर करने वाले के लिए कई किताबें लिखी जाएंगी। सो इस तरह एकेडमिक चीज़ों की प्यूरीफाई चीज़ें होती जाएंगी, और फिर किसी दिन एक जो है वो एक बात के ऊपर हम फाइनल कर देंगे कि ये इसका जो है वो फाइनल ट्रूथ है। तो जब तक बहस नहीं होगी, जब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगी, जब तक आप उसके ऊपर लिखेंगे नहीं, जब तक आप काउंटर नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जिस्टिंग कंक्लूजन्स को चैलेंज नहीं करेंगे, किसी की ओपिनियन को जब आप काउंटर नहीं करेंगे, तो नॉलेज आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा क्लास में डिबेट करना, टीचर को चैलेंज करना, और इस तरह एकेडमिक डिबेट करना, दिस इज़ अ स्पिरिट बिहाइंड क्रिएटिव रिसर्च एंड क्रिएटिव क्लास। तो जो अच्छा टीचर होता है हमेशा डिबेट में जाता है, स्टूडेंट्स को मौका देता है कि वो उसमें बात कर सके। लेकिन
स्टूडेंट्स को सम टाइम दे आर इनकरेज्ड टू रेज एनी पॉइंट। उसमें टीचर को ये जब महसूस होता है कि स्टूडेंट की स्टडी नॉलेज इतना नहीं है और वो जस्ट दे आर क्रिएटिंग फस इन द क्लास, और तो इस लिहाज से टीचर सम टाइम डिस्करेज करता है कि भी तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका लिटरेचर का रिव्यू जो है या स्टडी पहले इतनी होनी चाहिए कि आप बात करें खूबसूरत और उसमें डिबेट क्रिएट करें। तो इस लिहाज से ये है कि जब आप गैर जानबदार नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी रिसर्च हो रही है ये सारी दिस इज फुल ऑफ डाउट्स एंड कंफ्यूजन। तो क्या होना चाहिए, इसका प्रॉब्लम का हल क्या है? तो इसका हल ये है, उस वो क्रिटिसिज्म का आगे चैप्टर आता है कि क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। जब भी कोई राइटर लिखता है तो उसकी इंटरनल क्रिटिसिज्म होती है कि उसके अपने आइडियाज़ क्या हैं, वो किस माहौल से उसका ताल्लुक़ है, उसका मज़हब क्या है। ज़ाहिर है एक अगर मुसलमान लिखेगा तो वो जब हिंदुओं के बारे में लिखेगा तो वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ ही बात करेगा, और जब कोई इंडियन बात लिखेगा तो उसमें जो उसका माइंडसेट है, उसका नेशनलिज़्म है, उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसका हिंदुइज़्म है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है राइटर को या रिसर्चर को। उसकी पसंद और नापसंद उसमें शामिल होती है। तो इस लिहाज से वो उसके बायसेस होते हैं। दिस इज़ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कि अ रिसर्चर शुड एक्सपोज़ हरसेल्फ और हिमसेल्फ in the introduction. Okay, for example, if a researcher belongs to a certain party, People's Party or Tehreek Insaf, and he or she is going to produce an article on political situation in Pakistan, so she should expose herself कि मैं इसमें तहरीक इंसाफ में फ़लाँ फ़लाँ खूबियों की वजह से इसको ज्वाइन किया और उसमें वर्कर हूँ, और मेरे पास आई हैव सफिशेंट मटेरियल टू प्रूव दैट दिस पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड वेल ड्यूरिंग द लास्ट 1 decade or 2 decades। तो अपने आप को एक्सपोज कर दे, अपनी एफिलिएशन को। और दूसरा ये है कि अपना हाइपोथेसिस को वो डिटरमिन कर दे कि ये मेरा हाइपोथेसिस है और मेरे पास मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिससे मैंने मवाद लिया है, और इस चीज़ को मैं हाइपोथेसिस को साबित कर रही हूँ। तो पढ़ने वाला जो एब्स्ट्रैक्ट आपका पढ़ेगा, रीडर स्टार्ट इंट्रोडक्शन, तो वो चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं उनको किस तरह ये राइटर डील कर रहा है। तो ऑनेस्टी ये है कि वो ऑनेस्ट और फेयर प्ले ये है कि जो राइटर है वो अपने आप को एक्सपोज कर दे, ताकि जो रीडर है उसके लिए आसानी हो और वो उनकी अपनी उस चीज़ को उस लिहाज से अंडरस्टैंड करे। क्योंकि अगर आपने बताया हो कि मैं हूँ अनबायस्ड हूँ, मैं इम्पार्शल हूँ, तो आगे जाके तो वो कहेगा कि इसने कहा हुआ है ये, तो ये देखें कि इसने पार्शियलिटी इख्तियार की, तो फिर जो राइटर है, रिसर्चर है, उसकी अहमियत नहीं रहती, उसकी राइटिंग जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पिट जाती है। तो इस लिहाज से ज़रूरी है कि अपने आप को वो एक्सपोज कर दें। उसके बाद अगर हम दूसरी इसके कंपोनेंट में जाएं तो ये है कि रिसर्च या आर्टिकल कैसे लिखा जाए। तो दो चीज़ों का आपने जो रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ी होगी उसमें दो चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। एक तो रिसर्च स्टेप्स क्या हैं और दूसरा रेफरेंस मैनुअल क्या है। यानी आपने जो साइट करना है, साइटेशन देने हैं, हवाले देने हैं, रेफरेंसेस देने हैं, उनको उनका कौन सा मैनुअल आप यूज़ कर रहे हैं। आप एपीए यूज़ कर रहे हैं, तुराबियन, एमएलए, शिकागो मैनुअल, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, एक तो उसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने हवाला कैसे देना है, ये आपको आना चाहिए आर्टिकल लिखने के लिए या रिसर्च करने के लिए। दूसरा ये है कि आपका किसी भी एरिया पे मुताला होना चाहिए। जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ कि इन व्हाट एरिया ऑफ रिसर्च you have bent of mind that you have interest in some specific area of study. For example, कि आप नावल को पसंद करते हैं, लिटरेचर को पसंद करते हैं, अमेरिकन लिटरेचर को पसंद करते हैं, विक्टोरियन एज को पसंद करते हैं, पोइट्री को पसंद करते हैं, फ़िक्शन को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी फ़िक्शन को पसंद करते हैं, इंडियन फ़िक्शन को पसंद करते हैं, मॉडर्न ड्रामा को पसंद करते हैं। बस ये आपका अपने आप को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो उसी वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ रिसर्च या एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आगे है आपका टॉपिक।
आपको अपना टॉपिक वो रखना चाहिए जो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे रेलेवेंट हो। उसको आप शौक से करेंगे। आपके ज़हन में होगा, आपको अच्छा शायरी है तो आपको अच्छी लगती है तो आप उसी में जाएँगे। नॉवल आपको अच्छा लगता है, आपने पहले नॉवल पढ़े हैं, तो उसमें आप जब पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया होगा, अमूमन ये जो रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं उसमें लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक दफ़ा आता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का दो दफ़ा आना ज़रूरी है। एक ये है कि जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के बगैर टॉपिक्स सिलेक्ट करते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं। ये मैं थीसिस की बात कर रहा हूँ, थीसिस का जो है वो। तो इसलिए पहले बंदे का मुतालिया होना ज़रूरी है ताकि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता हो कि वो शायरी को पसंद करता है, फ़िक्शन को पसंद करता है या क्या। जब वो टॉपिक ले लेता है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, तो उस टॉपिक सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में आ, ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो टॉपिक जो है वो ओपन टॉपिक नहीं होना चाहिए। उसमें ज़माना, इरा और रीजन, इरा और एरिया, इसको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप काम कर रहे हैं कि इंग्लिश नावल इन पाकिस्तान, तो आपने इसको टॉपिक को ले लिया है, ये इतना वाज़ेह है कि इतना खुला है, इतना लेंथी है कि 47 से लेके ये चलता जाएगा। और अगर आपने थीसिस लिख रहे हैं और जब आपने थीसिस जमा करवाया है, सबमिट करवाया है और उसके बाद आपने बल्कि टीचर को आपने रिव्यू के लिए दिया है, उसके बाद उसका प्रोसेस सबमिशन का हो गया, उसके बाद वाइवा प्रोसेस, मुमकिन है 2 और नावल आ गए हों, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उससे बेहतर है कि इसको आप किसी ज़माने के साथ इसको नैरो डाउन करें और इसको आप 47 टू 1990 उसको एक इरा जो है वो डिटरमिन कर लें, ताकि आपको पता चल जाएगा और आपके जो इवेल्युएटर है उसको भी पता चल जाएगा कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ तक के साल तक का है और एक ख़ास स्पेसिफिक पीरियड का है, और जिसमें जितने भी नावल छपे हैं ये उसके लिहाज से चल। फिर नॉवल जो होते हैं उसमें आप पाकिस्तान के लिहाज से पंजाब में जो है ले सकते हैं कि पंजाब में, फिर आप अमेरिकन लिटरेचर में ले सकते हैं, और फिर दो नॉवल का आप जो है वो कंपैरिजन अगर करना चाहते हैं, बट दैट वुड बी द कंपोनेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, कि आप क्रिटिक में चूँकि जाना है तो क्रिटिसिज्म के सारे टूल्स आपको आने चाहिए अगर आप कंपैरिजन में जा रही हैं तो। पर्सनैलिटी स्टडी कर रही हैं, जॉन मिल्टन के ऊपर कर रही हैं, कीट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको लीडरशिप ये जो लीडरशिप थेरीज़ हैं ये सारी आनी चाहिए। ये मैं थीसिस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि एक आर्टिकल जो है वो कैसे लिखा जाता है। आर्टिकल के मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स। पहला है टॉपिक। टॉपिक का पहला पेज बनाएंगे जिसमें आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, उसके नाम अपना नाम, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, अपने टीचर्स का नाम लिखें, और उसके बाद अपनी क्लास का जो है रोल नंबर वगैरह, उसके बाद क्लास अपनी यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम दें और नीचे यूनिवर्सिटी का नाम दें और उसमें साल दें कि किस साल में ये है, सेमेस्टर कौन सा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी टाइटल पेज में दी जाएंगी। उसके बाद फिर आप टाइटल अगेन अंदर से अंदर देंगे और उसके नीचे जो है वो आप एब्स्ट्रैक्ट देंगे। यानी दूसरा कंपोनेंट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 100, 150, 200 लफ्ज़ों का होता है, और उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आप एक दो तीन लाइनों में बता देंगे कि भी ये आपका टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद आप अपना रिसर्च क्वेश्चन देते हैं और साथ रिसर्च क्वेश्चन का जवाब देते हैं। उसका स्टार्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो मेजर एरियाज़ पे हैं, फ़लाँ फ़लाँ राइटर्स हैव ऑलरेडी produced work on this specific topic, but they have totally ignored the aspect which I have undertaken about। तो उसको आप ये दे के और उसके बाद अपना रिसर्च क्वेश्चन दे के और उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चन का जवाब क्या होता है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो होता है उसके बगैर स्टडी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत नॉलेज वसी है उसमें, आप किसी जगह पे भी आप रुक नहीं सकते। तो इस लिहाज से आपने हाइपोथेसिस लेना है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि अ स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। एक स्टेटमेंट है। जो रिसर्च क्वेश्चन होता है मेन, उसका जो जवाब होता है वो हमेशा
हाइपोथेसिस होता है। और हाइपोथेसिस एक्चुअली एंकर करता है आपकी स्टडी को, कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीडम कायदे आज़म की आप अगर स्टडी करते हैं तो आप उसके कई पहलू हैं। कायदे आज़म एज लीडर, कायदे आज़म एज पोलिटिकल लीडर, कायदे आज़म एज अ मुस्लिम लीडर, कायदे आज़म एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल कायदे आज़म एज एमेंसिपेटर ऑफ minorities, पोलिटिकल लाइफ, हिज फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ। तो उसके बहुत ज़्यादा पहलू होते हैं। तो आप जब सोशल लाइफ लेंगे तो आप जितने भी सोर्सेज हैं उसमें से सोशल लाइफ से रेलेवेंट चीज़ें आप उठाएंगे। अगर आप फैमिली लाइफ को लिख रहे हैं तो आप रतन को उठाएंगे जो उनकी दूसरी शादी थी, और उनकी जो दूसरी फैमिली, उसकी बहनों के, उसके भाई जो बंदे अली हैं, फ़तेह अली हैं, सारे जो उनको आप उससे रेलेवेंट डेटा उठाएंगे, उसके बाप से, उसका जो बैकग्राउंड है उससे। तो आपने जब हाइपोथेसिस डिटरमिन करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर स्टडी, कि आप हाइपोथेसिस बनाएं और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो रेलेवेंट सोर्सेज हैं, किताबें हैं, उसमें से वो रेलेवेंट जो है वो उठाते जाएं और उसको आप अपनी मेन बॉडी के तौर पे रखते जाएं। और उसको आप रीफ्रेज करेंगे, यानी जो अगर आप उसी तरह रख दिया और उसके ऊपर आपने बेशक रेफरेंस दे दिया, लेकिन आपने चूँकि लैंग्वेज नहीं बदली तो वो प्लेजरिज्म में आएगा। अगर आप समझते हैं कि ये एक पैराग्राफ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको उसी तरह ही लिखना चाहिए, तो फिर उसका तरीक़ेकार ये है कि उसको आप दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ेंगे, एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी, और उसका आम जो फ़ॉन्ट होता है वो 12 होता है, तहरीर का डबल स्पेस होता है, इसमें सिंगल स्पेस होगा और 10 फ़ॉन्ट होगा, और उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, और एंड के ऊपर उसका उसमें एक लफ्ज़ भी आप चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह ही आप देंगे। बेशक उसमें स्पेलिंग गलत भी लिखे हुए हैं लेकिन आप उसी तरह देंगे। आप करेक्ट अगर करना है तो आप उसमें पैरेंथेसिस में लिखेंगे, तो उसके एंड के ऊपर आप उसका रेफरेंस दे देंगे और उसको 10 फ़ॉन्ट में लिखेंगे। तो इस तरह जो है वो, लेकिन ये याद रहे कि ये सारी चीज़ें जो है 19% इज़ अलाउड, प्लेजरिज्म इससे एक्सीड करेगा तो दैट आर्टिकल वुड और असाइनमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये री इंग्लिश आप करेंगे, उसको रीफ्रेज करेंगे, तो उसको आप लिखते जाएंगे। अगर दरमियान में एक आधी लाइन लिखनी हो तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में आप मेन टेक्स्ट में लिखते जाएंगे। तो फिर टॉपिक उसके बाद दूसरा आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप बैकग्राउंड, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी या इंट्रोडक्शन वो शुरू करेंगे। वो फिर उसके बाद आप मेन बॉडी की तरफ आएंगे। इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड होता है और उसके बाद जो मेन बॉडी है उसमें आप मेन आर्गूमेंट्स लेके आएंगे, जो आपने किसी चीज़ को प्रूव या डिसप्रूव करना है अपने हाइपोथेसिस के लिहाज से, उसको आप पैराग्राफ की सूरत में आप लिखते जाएंगे। और उसके बाद जब आप वो पूरा मटेरियल आपने लिख लिया, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा पांचवा, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में फिर आप उसको दोबारा एब्स्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको आप करेंगे, और नए कंक्लूजन, उसमें जो नई चीज़ है उसके बारे में आप अपनी ओपिनियन को शामिल कर देंगे, ताकि उस स्टडी का एक सामने खूबसूरत कंक्लूजन आ जाएगा कि यू हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग न्यू टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। और उसका नेक्स्ट कंपोनेंट है एंड नोट्स या फुट नोट्स। इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि फुट नोट्स अगर देंगे तो वो कंप्यूटर के ऊपर ऑलरेडी एक बना होता है आइकॉन, उसको आप जब दर्ज करेंगे तो क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद ही फुट नोट में चला जाएगा। अगर आप एंड नोट्स वाले को दबाएंगे तो वो एंड नोट के ऊपर चला जाएगा। वहाँ पे एंड नोट्स में जाके आप फिर ये किताबों के नाम जहाँ पे लिए है आपने उसमें लिखे जाना है, MLA के ज़रिए, शिकागो मैनुअल, जो भी आपका मैनुअल है। तो इसमें अगर आर्टिकल राइटिंग में अगर मैं इसको सम अप करूँ तो हमें इसकी मिसाल जो हमारे कायदे यूनिवर्सिटी में उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सिकंदर याद देते थे, वो ये है कि गेंद एक बॉल की हैसियत में है, कि उसकी तीन आर्टिकल की तीन कंपोनेंट्स हैं। एक इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। तो उसमें यह है कि जब आप बच्चों को समझाना है या लोगों को समझाना है तो आप एक बॉल सामने लेके आते हैं। तो बॉल को आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि ये हॉकी या क्रिकेट की बॉल है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आपने उसको तक कहा कि ये इसके ऊपर कलर हुआ हुआ है, रेड कलर का या वाइट कलर का, उसको आप हटा देंगे, खुर्च देंगे, तो नीचे से ओरिजिनल एक
स्किन निकल आएगी, आप कहेंगे कि ये खाल है, ये फ़लाँ चीज़ की जो है वो खाल है। उसके बाद फिर आप उसको धागा जो है उसे कहेंगे ये धागे से इसको बनाया गया है, धागे को उधेड़ देंगे, उसके बाद उसके नीचे से जो टुकड़े आप देखेंगे कि इसको ये ऐसे फिल करते हैं, तो ये आप सारा उसको खोल के सामने रख देंगे। ये जो आपकी मेन बॉडी होती है, ये जो रिसर्च में ये होता है कि आपने हर चीज़ ओपन करके रख दी है। हर चीज़ जो है वो रीडर के सामने है कि इसमें आप अपने हाइपोथेसिस को किस तरह लेके जा रहे हैं, कौन-कौन से आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो उसके बाद वो जब सारी चीज़ें दिखा देंगे, उसके बाद ये कंक्लूजन में आ जाता है। कंक्लूजन में फिर आगे आप फिर उठाएँगे, पहली चीज़ों को जोड़ेंगे, जोड़ के उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो जो खाल है उसके टुकड़े को वो चढ़ा देंगे, उसके बाद उसको सी देंगे, उसके बाद फिर उसको कलर दे के तो फिर कह देंगे कि ये बाल है। यानी आपका इंट्रोडक्शन भी था, ये बाल है, और आपका कंक्लूजन भी ये है कि ये बाल है। दरमियान में आपने साबित किया है। यानी आपका देयर मस्ट बी कंपैटिबिलिटी बिटवीन योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इसमें कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि आपने पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके तो उसको डिटरमिन किया है। लिहाजा इट शुड बी योर मेन बॉडी, योर मेन आर्गुमेंटेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू योर हाइपोथेसिस। और उसके बाद फिर जो है आप एंड नोट्स में दो तरह के वो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जो रेफरेंस होता है, जो किताब जहाँ से सोर्स से आपने लिया है वो आप रेफरेंस दे देते हैं, वेबसाइट से लिया है जहाँ से भी तो आप दे देते हैं। एकेडेमिया है, रिसर्चगेट है, लिंक्डइन है, बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रिसर्च वर्क या रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं, उनको आप कोट कर सकते हैं। तो एक होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको भी एंड नोट्स में रखते हैं या फुट नोट्स में रखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द राइटर about the novel written by a Pakistani, so definitely the writer can pick up some characters from local culture, और उसमें local culture की कोई बात कर सकता है, वो कोई नाम दे सकता है, वो लाहौर का नाम दे सकता है। तो अब आपकी इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च है, तो उसमें लाहौर का किसी को पता नहीं, तो आप उसके ऊपर निशान दे के तो फुट नोट यानी एट द एंड ऑफ द पेज और द डॉक्यूमेंट आप उसको दे देंगे कि लाहौर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। किसी का नाम आता है तो आप उसको, शहर का नाम आता है या कल्चरल कोई चीज़ आती है, तो मसलन में लुडी आ जाती है, तो आप उसको लुडी में उर्दू में लिख उसमें लिख के LUDDI उसके ऊपर वो निशान दे के फुट नोट में जाके लिखेंगे कि ये एक जो पंजाब का कल्चर है उसमें शादी के मौके के ऊपर या खुशी के मौके के ऊपर औरतें मिलके कुछ पोइट्री गाती हैं और उसके साथ साथ जो है वो गिद्दा मारती हैं, तो उसको हम लुडी कहते हैं। तो मसलन इसका जो है वो आप हर चीज़ को एक उसमें वाज़े कर देते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सो आपके एंड नोट्स में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी और एक आपके जो सोर्सेज हैं जिनसे आपने डेटा लिया है वो आप इसको करेंगे। तो इस तरह ये आर्टिकल मुकम्मल होगा। तो I hope that you have got something from this discussion. If you need to know more about some component of this lecture, so you are most welcome. You can share your opinion about this. Thank you.